फ्रॉइड ने सिर्फ साइको एनालिसिस की खोज नहीं की थी, उन्होंने कुछ ऐसा उजागर किया था जो कहीं ज्यादा खतरनाक था। औरतों की चाहत का वो गुप्त नक्शा जो किसी किताब में नहीं लिखा गया, बल्कि इंसान की सोच की सबसे अंधेरी गहराइयों में छिपा था। उनकी इस खोज ने दुनिया को इतना हिला दिया कि उनके अपने शिष्यों ने ही उसे छिपाने की कोशिश की, क्योंकि ये सच बहुत बेचैन करने वाला था। ऐसा सच जहां नैतिकता और तर्क की कोई चाल नहीं चलती। जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि फ्रॉइड के सबसे विवादित और सेंसर किए गए लेखों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो औरतों के व्यवहार को सबसे गहरे स्तर पर समझने की कुंजी देता है। सदियों से जो बातें सही और सभ्य कहकर दबाई गई, उनके पीछे छिपा है एक मनोवैज्ञानिक नक्शा जो सब कुछ समझाता है, चाहे वो हाइपरगैमी, ऊंचा चुनने की प्रवृत्ति हो या इमोशनल मैनिपुलेशन, भावनात्मक नियंत्रण। और अगर इस छिपे हुए नक्शे को समझ लेना तुम्हें प्यार, ताकत और जिंदगी में एक अनफेयर एडवांटेज दे सकता है, तो तैयार रहो, क्योंकि जो तुम अब सुनने वाले हो वो मनोविज्ञान का सबसे नंगा और सच्चा रूप है। ज्यादातर मर्द औरतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं होते, बल्कि उन्हें झूठ सिखाए गए होते हैं। आत्मा से जुड़ी वो झूठी बातें जिन्हें सच की तरह बेचा गया। खुद बनो, उसे रानी की तरह ट्रीट करो, प्यार सब पर भारी है। लेकिन हकीकत क्या है? अदालतें तलाक के केसों से भरी पड़ी हैं, अकेलापन एक बीमारी की तरह फैल रहा है, और मर्दों की पीढ़ियां ऐसे भटक रही हैं जैसे उन्हें समझ ही नहीं कि रिश्ते चलाते कैसे हैं। कभी सोचा है? शायद जवाब हमेशा हमारे सामने थे, बस उन पन्नों में दबे हुए जिन्हें दुनिया ने जानबूझकर मिटा देने की कोशिश की। ज्यादातर लोग मानते हैं कि फ्रॉइड का सबसे विवादित काम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या अनल स्टेज था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। वो उनके निजी लेक्चर्स की एक सीरीज थी जिसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया। वो लेक्चर्स थे औरतों की चाहत और उनके चुनाव की मानसिक प्रक्रिया पर। ये बातें आम लोगों के लिए नहीं थी, वे गुप्त मुलाकातें थीं। वियना की मोमबत्ती की रोशनी में, जहां फ्रॉइड के शब्द पाप और सच्चाई दोनों का बोझ उठाए चलते थे। हर एक वाक्य ऐसा था जैसे इंसान के दिमाग का कोई मनाही वाला दरवाजा खुल रहा हो। हर एक सोच समाज की नैतिकता को चुनौती दे रही थी। फ्रॉइड ने औरत के अवचेतन मन को इतनी बारीकी से समझा कि आज के मनोवैज्ञानिक भी उसे पढ़कर डर जाएं। वो सिर्फ व्यवहार का वर्णन नहीं कर रहे थे, वो इंसानी प्रवृत्ति की जड़ को चीर रहे थे। जो बातें खुद औरतें अपने अंदर नहीं देखना चाहती, फ्रॉइड ने उन्हें ठंडे दिमाग से बिना किसी रहम के कागज पर उतार दिया। लेकिन ये नोट्स आम लोगों के लिए नहीं थे, उन्हें छिपा दिया गया, दफन कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके अपने शिष्यों ने उन्हें सेंसर कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने खोजा वो तरक्की के लिए नहीं था, वो ताकत के लिए था। और ताकत अगर गलत हाथों में चली जाए तो वो इंसान की नज़दीकियों के मायने बदल सकती है। फ्रॉइड की खोज कोई थ्योरी नहीं थी, वो एक पैटर्न था। उन्होंने देखा कि हर मुस्कान, हर चुप्पी, हर प्यार के इजहार के पीछे एक छिपा हुआ पावर का लेन देन चलता है। फ्रॉइड ने समझा, इच्छा, डिजायर कोई भावना नहीं, बल्कि एक रणनीति, स्ट्रैटेजी है। उनके केस ने सबका ध्यान खींचा। वियना की वुल्फ ऑफ वुमन, एक संभ्रांत महिला, शालीनता और नैतिकता की मूर्ति मानी जाने वाली, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो अपने चाहने वालों से ऐसे खेलती थी जैसे शिकारी अपने शिकार से खेलता है। कभी वो रात भर मोहब्बत बरसाती तो हफ्तों तक गायब हो जाती। उसकी अनुपस्थिति एक हथियार थी और उसकी अनिश्चितता एक जादू। फ्रॉइड ने उसकी जड़ों को खोजा जब वो सिर्फ 6 साल की थी। उसने अपनी माँ को अपने पिता की इज्जत को धीरे धीरे तोड़ते देखा। वहीं से उसने सीखा, ताकत छीनी नहीं जाती, दी जाती है। और फ्रॉइड ने महसूस किया, औरतों को बचपन से सिखाया जाता है कि ताकत हासिल करनी है तो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि धारणा, परसेप्शन से करो। नरमी को हथियार बनाओ, भावनाओं को औजार बनाओ। फ्रॉइड ने लिखा, जिस चीज को वो ठुकराती है वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। जो चीज वो रोक लेती है वही उसका सिंहासन बन जाती है। फ्रॉइड की ये एक लाइन सब कुछ बदल देने वाली थी। यहीं से उन्होंने पागलपन का अध्ययन छोड़कर स्त्री की रणनीति को समझना शुरू किया। अब उनके लिए आकर्षण रोमांच नहीं रहा, वो एक सौदेबाजी थी, हक और समर्पण के बीच। फ्रॉइड ने पाया कि औरत की चाहत कभी सिर्फ अच्छे आदमी या बुरे आदमी के बीच चुनाव नहीं होती, वो तो एक चुंबकीय खींचतान है, सुरक्षा और खतरे, सुकून और अव्यवस्था, प्रशंसा और जीत के बीच की जंग। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हर औरत अपने भीतर लेकर चलती है, बस कोई खुलकर कह नहीं पाता। और जब ये खिंचतान जागती है तो सबसे शांत औरत भी दुनिया की सबसे अनपहचानी और अप्रत्याशित शख्स बन जाती है। वो नैतिकता की नहीं,
कहानी की धड़कन की पीछा करती है, क्योंकि गहराई में फ्राइड ने समझा औरत सिर्फ प्यार नहीं चाहती, वो चाहती है एक कहानी, एक एहसास जो उसे महसूस कराए, न कि बस कोई जो उसके पास रह जाए। उस समझ ने दुनिया को डरा दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि इच्छा, डिजायर को बनाया जा सकता है, प्यार को हिप्नोसिस की तरह इंजीनियर किया जा सकता है। और फ्रॉयड के वो गुप्त मैक्चर दरअसल कंट्रोल का पूरा ब्लूप्रिंट थे। सदी भर बाद आधुनिक विज्ञान ने वही बात साबित कर दी। बिहेवियरल साइकोलॉजी के शोध बताते हैं कि जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से अनिश्चित होता है तो दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो लत, जुनून और चाहत को नियंत्रित करते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जो फ्राइड ने एहसास से समझा, विज्ञान ने आज दिमाग के स्कैन और रक्त प्रवाह से साबित कर दिया। फ्राइड ने सबसे पहले देखा, प्यार अंधा नहीं होता, वो वायर्ड होता है। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाली बात बताई। औरतें 52% ज्यादा संभावना से उस पुरुष से जुड़ाव दिखाती हैं जो थोड़ा अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल हो। कभी एक छोटा सा जेस्चर, कभी थोड़ा देर से रिप्लाई या फिर अचानक की चुप्पी, ये सब मिलकर पहले जिज्ञासा फिर लगाव पैदा करते हैं। क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान, सुकून देती है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता, ताकत बन जाती है। एक और शोध जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित बताता है कि अगर कोई औरत ये मान लेती है कि दूसरी औरतें भी किसी मर्द को चाहती हैं, तो वो उसे ज्यादा आकर्षक मानने लगती है, भले ही वो दिखने में कम सुंदर क्यों ना हो। ये सब संयोग कोइंसिडेंस नहीं है, ये है हजारों सालों से दिमाग में लिखा गया एवोल्यूशनरी कोड। जो चीज औरों को चाहत से देखती है, उसका दिमाग उसे कीमती मान लेता है। ये एक पुराना जीव वैज्ञानिक नियम है सिलेक्टिव डिजायर का, जो इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है। औरतें कभी मर्दों की पहचान से नहीं, बल्कि इस बात से आकर्षित होती हैं कि दूसरे लोग उसकी चाहत के बारे में क्या सोचते हैं। जहां ज्यादातर मर्द चेकर्स का खेल खेल रहे हैं, वहीं औरतें 4 आयामी चेस खेल रही होती हैं। उनका हर कदम एक संकेत, एक परीक्षण, एक मूल्यांकन होता है। वो सिर्फ भावनाओं से प्रतिक्रिया नहीं देती, वो पैटर्न मापती हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, एक बार जब तुम इस खेल का बोर्ड देख लेते हो तो तुम दोबारा अंधे नहीं बन सकते। एक बार जब तुम कोड पहचान लेते हो तो तुम मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन जाते हो। अब सवाल बस इतना है कि क्या तुम अंधे बने रहना चाहते हो या वो नक्शा देखना चाहते हो। क्योंकि अंत में फ्राइड ने खुद कबूल किया था कि औरतों की मनोविज्ञान में एक दूसरी परत भी है, इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली कि वो खुद उसे लिखने से हिचकिचा गए। उन्होंने उसे नाम दिया द शार्टन सीक्लेस, यानी द शैडो साइकिल, छाया चक्र। एक अदृश्य शक्ति जो लगभग हर औरत के फैसलों को बिना उसके जाने निर्देशित करती है। वो कोई सोची समझी रणनीति नहीं, बल्कि जैविक कविता, बायोलॉजिकल पोएट्री है, जहां इच्छा और डर, इनाम और जोखिम एक ही प्रवृत्ति में बुन दिए गए हैं। फ्राइड ने इसे नाम दिया द शैडो साइकिल, यानी वो अदृश्य प्रोग्राम जो औरत के आकर्षण को तर्क, नैतिकता, यहाँ तक कि उसके खुद के आत्मचित्र से परे नियंत्रित करता है। ये ताकत गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करती है, खामोशी से मगर लगातार, हमेशा उसे उस चीज की तरफ खींचती है जिसे उसे नहीं चाहना चाहिए। और यहीं आता है वो चौंकाने वाला सच, जो औरत कहती है कि वो चाहती है और जो चीज पर वो वास्तव में प्रतिक्रिया देती है, वो दोनों अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल उलट होते हैं। वो कह सकती है कि उसे एक शांत, समझदार और दयालु आदमी चाहिए, लेकिन उसका दिल उसके लिए धड़कता है जो उसे अव्यवस्था, रोमांच और खतरे का एहसास कराए। उसका सचेत मन, कॉन्शियस माइंड आराम चाहता है, लेकिन उसका अवचेतन, सबकॉन्शियस तूफान की तलाश में रहता है। जो मर्द इस सर्किट को समझ लेते हैं, वो सिर्फ आकर्षित नहीं करते, वो रीप्रोग्राम करते हैं। वो उसके स्वभाव की गहराई में सोए स्विच को जगा देते हैं जो तर्क और नैतिकता की परतों के नीचे छिपा होता है। जब वो स्विच सक्रिय हो जाता है तो आकर्षण अपने आप पैदा होता है, बिना किसी कोशिश के। इस सिद्धांत का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण 1901 में सामने आया, एक काउंटेस और उसके प्रेमी की कहानी में। फ्रॉयड के पास एक रईस औरत आई थी जिसने अपने अमीर, आरामदायक और सम्मानित पति को छोड़ दिया था। एक गरीब, अनपढ़ आम आदमी के लिए उच्च वर्ग के लोग हैरान थे, वो कैसे अपनी शान और शौकत, अपनी सुरक्षा और अपनी इज्जत छोड़कर एक ऐसे आदमी के पास जा सकती है जो उसके दर्जे से बहुत नीचे है। लेकिन असली वजह बहुत क्रूर थी। उसका पति अब प्रिडिक्टेबल, यानी अनुमान लगाने लायक बन चुका था। उसका पति उसे पूजा करता था, उसकी हर बात मानता था, हर पल उसकी मंजूरी चाहता था। वो नर्म, परफेक्ट, और इसी वजह से गायब हो गया। उसकी नजरों में अहमियत खो बैठा। लेकिन उसका प्रेमी, वो उसे नजरअंदाज करता था, कभी कई कई दिनों तक गायब रहता, न वर्शिप करता, न खुशामद। वो उसे समझाता नहीं, उलझा देता था।
उसका आकर्षण उसकी शक्ल में नहीं बल्कि उसकी उदासीनता, इंडिफरेंस में था, और यही उदासीनता उसकी आत्मा में आग की तरह फैल गई। उसके अंदर के शैडो साइकिल को जगा गई, वो अवचेतन खींच जो भावनात्मक खिंचाव और विरोधाभास से पैदा होती है। फ्रॉइड ने देखा यह पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा था। औरतें उन मर्दों से उकता जाती हैं जो हर वक्त झुकते हैं, मानते हैं, खुश करते हैं, लेकिन दीवानी हो जाती हैं उनके लिए जो उन्हें चुनौती देते हैं, जो उनके तूफान में भी शांत रहते हैं, जो झुकने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि औरत का अवचेतन मन दी हुई मोहब्बत नहीं चाहता, वो चाहता है जीती हुई मोहब्बत। उसे प्यार मिला हुआ नहीं चाहिए, उसे चाहिए जिसके लिए उसे लड़ना पड़े, क्योंकि जब प्यार आसान हो जाता है तो कहानी मर जाती है, लेकिन जब उसे पाना मुश्किल होता है तो वही कहानी उसका ऑक्सीजन बन जाती है। फ्रॉइड ने यह बात सदियों पहले समझ ली थी और आज की आधुनिक रिसर्च भी उसी सच को साबित करती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि औरत का दिमाग डोपामीन तब नहीं छोड़ता जब उसे प्यार मिलता है, बल्कि तब जब वो प्यार की उम्मीद करती है। मतलब इच्छा, डिजायर, संतोष में नहीं, सस्पेंस, अधूरी चाहत में छिपी होती है, और जब यह सस्पेंस कंट्रोल में होता है तो वही बन जाता है सबसे शुद्ध शक्ति का रूप। औरत चाहती है कि वो मर्द का ध्यान कमाए, न कि उसे आसानी से मिल जाए। यही वो विरोधाभास, पैराडॉक्स है जो उसकी चाहत को जिंदा रखता है, क्योंकि जो चीज वो मेहनत से कमाती है वो उसे कीमती लगती है, लेकिन जो चीज उसे बिना कोशिश के मिल जाती है वो उसे चुपचाप नजरअंदाज कर देती है। आधुनिक रिसर्च भी यही कहती है। 2017 में जर्नल ऑफ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि औरतें उन मर्दों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर, सिलेक्टिवली अनअवेलेबल रहते हैं। उन्हें ठंडापन नहीं खींचता, उन्हें खींचती है कंट्रोल की ऊर्जा। जब तुम्हारी एनर्जी हर किसी को आसानी से नहीं मिलती तो वो उसके अवचेतन में एक पुरानी प्रवृत्ति को छूती है, अनुशासन के जरिए वर्चस्व, डोमिनेंस थ्रू डिसिप्लिन। साधारण शब्दों में कहें तो जितना तुम जरूरतमंद कम लगते हो वो उतनी ही ज्यादा जरूरत महसूस करने लगती है, क्योंकि कमी, स्कैर्सिटी ही कीमत बनाती है, और जो चीज दुर्लभ, रेयर होती है उसे दुनिया पूजती है। लेकिन इस सच का एक अंधेरा पहलू भी है। फ्रॉइड ने इसे कहा द टेस्टिंग मैकेनिज्म, यानी अवचेतन रूप से औरतें मर्द को परखती हैं, उसे उकसाती हैं, कभी कभी टकराव पैदा करती हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो दबाव में टूटता है या नहीं। वो जो टेस्ट करती हैं वो क्रूरता नहीं होती, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वो ये जानना चाहती है कि तुम्हारा इमोशनल बैलेंस कितना मजबूत है। अगर तुम उसकी हर बात पर झुक गए, हर बार टूट गए, तो तुम उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू खो देते हो। लेकिन अगर तुम शांत रहे, स्टेबल रहे, अपने कंट्रोल में रहे, तो वही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसके लिए तुम्हारा ये डिटैच्ड रहना, ये स्टेबिलिटी एक तरह की ग्रेविटी बन जाती है। वो जितनी बिखरी हुई महसूस करती है उतनी ही खिंचती है तुम्हारी उस शांति की ओर। क्लियोपैट्रा ये बात सदियों पहले समझ चुकी थी। उसने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों को अपने इशारों पर नचाया, न खूबसूरती से बल्कि अपने कंट्रोल और चालाकी से। वो उन्हें हर बार थोड़ा थोड़ा स्वर्ग दिखाती, फिर अचानक कंफ्यूजन में धकेल देती। हर बार की उसकी गैर हाजिरी उन्हें और दीवाना बना देती थी, और हर बार की वापसी उन्हें राहत देती थी। यही उसका जादू था, अट्रैक्शन और दूरी का परफेक्ट बैलेंस। सीधा सबक यह है, आज के दौर में सिर्फ अच्छा लड़का होना काफी नहीं, क्योंकि औरतें सिर्फ दया नहीं चाहती, वो इमोशनल कॉन्ट्रास्ट चाहती हैं। थोड़ी दूरी, थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस, क्योंकि वहीं से उनका डिजायर जन्म लेता है। फ्रॉइड को भी लगा कि उसने इंसानी इच्छा के सारे राज समझ लिए हैं, लेकिन फिर उसने खोजा एक तीसरा स्तर, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो औरत के अंदर इतनी गहरी चाहत पैदा करता है कि वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसे उसकी इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फ्रॉइड ने इसे नाम दिया था एडिक्शन प्रोटोकॉल। ये कोई चालाकी नहीं थी, बल्कि इंसानी चाहत को समझने की गहराई थी। वो साइंस थी उस साइकोलॉजी की जो एक औरत के दिमाग में तय करती है कि वो किसे याद रखेगी और किसे भुला देगी। 1905 में फ्रॉइड ने एक मशहूर और पैरा सिंगर का केस लिखा। वो औरत सब कुछ रखती थी, शोहरत, पैसा, नाम, लेकिन एक गरीब लेखक के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो आदमी जो उसे प्यार से नहीं, बेपरवाही से ट्रीट करता था। हजारों लोग उसे चाहते थे, लेकिन वो एक आदमी की दीवानी थी। जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसने बस इतना कहा, जब वो मेरे साथ होता है मैं जिंदा महसूस करती हूँ, जब वो चला जाता है मैं खाली हो जाती हूँ। फ्रॉइड ने इसका नाम दिया इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी प्यार को हर वक्त नहीं, कभी कभी और अनएक्सपेक्टेड तरीके से देना। उस लेखक ने यही किया। वो उसे लगातार अटेंशन नहीं देता था, बल्कि थोड़े थोड़े अनजान पल में देता था।
उसकी ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही एक नशे की तरह काम करती थी। और आज की न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। 2014 की हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक हमारा दिमाग अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड पर ज्यादा रिएक्ट करता है बजाय लगातार मिलने वाले ध्यान के। यानी डोपामिन तब नहीं बढ़ता जब हमें कुछ मिलता है, बल्कि तब बढ़ता है जब हमें उम्मीद होती है कि कुछ मिलने वाला है। यही वजह है कि स्लॉट मशीनें एडिक्टिव होती हैं और कुछ रिश्ते छोड़ना नामुमकिन, क्योंकि उसका दिमाग अब उस अगले एहसास के पीछे भागने लगता है। अगला मैसेज, अगली झलक, अगला इशारा, अगली मुलाकात। तुम उसके लिए एक रिवॉर्ड बन जाते हो, लेकिन हर बार कब मिलेगा ये अनिश्चित रहता है। और यही अनिश्चितता उसके दिल को जुए की तरह बांध देती है। इस पूरे खेल का असली राज है रिदम को कंट्रोल करना। अगर तुम बहुत ज्यादा ध्यान दोगे वो थक जाएगी और दूर हट जाएगी, लेकिन अगर तुम सही वक्त पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो वो तुम्हारे प्रति दीवानी हो जाएगी। क्योंकि औरत का नर्वस सिस्टम प्यार से नहीं बल्कि तनाव और राहत के उस झूले से जुड़ता है। वो रोलर कोस्टर उसे जिंदा महसूस कराता है। फ्राइड यही नहीं रुके, उन्होंने महसूस किया कि इस इमोशनल एडिक्शन के पीछे कुछ और गहराई है। वो सिर्फ चाहत नहीं थी, वो पहचान का बदलाव था। क्योंकि जब चाहत आदत बन जाती है तो वो प्यार नहीं रहती, वो शिग्रामिंग बन जाती है। फ्राइड ने पाया कि औरतें सिर्फ ध्यान नहीं चाहती, वो चाहती हैं इमोशन का कॉन्ट्रास्ट, गर्मी और सन्नाटा, प्यार और दूरी, मिलन और कमी का तालमेल। यही उतार चढ़ाव उन्हें जिंदा महसूस कराता है। एक एक्सपेरिमेंट में फ्राइड ने कुछ औरतों को 2 तरह के मर्दों के प्रोफाइल दिखाए। एक जो हमेशा प्यार करने वाला और स्थिर था, और दूसरा जो कभी पास आता कभी दूर चला जाता। नतीजा चौंकाने वाला था। 73% औरतों ने अनप्रेडिक्टेबल मर्द को चुना, भले ही वो जानती थी कि उसका व्यवहार अस्थिर है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी सुकून देती है, लेकिन टेंशन बिजली बन जाती है। प्रेडिक्टेबिलिटी शांति देती है, पर शांति जुनून को मार देती है। और अच्छे मर्द वो लगातार प्यार देते हैं, बिना उतार चढ़ाव, बिना रहस्य, और इसलिए बिना भावना के तूफान के। वो मर्द जो कभी पास आता है और कभी रहस्यमयी हो जाता है, कभी गर्मजोशी दिखाता है और फिर थोड़ा दूर चला जाता है, वो असल में उसके नर्वस सिस्टम को इस तरह रिवायर कर देता है कि वो उसे और ज्यादा चाहने लगती है। ये कोई चालबाजी नहीं है, ये बायोलॉजी है। उसका दिमाग अनिश्चितता को महत्व से जोड़ देता है। मतलब जितनी भावनाओं में उतार चढ़ाव होगा, वो उतना ही तुम्हें खास मानने लगेगी। इतिहास के सबसे बड़े सेड्यूसर्स ने इस बात को बिना पढ़े समझ लिया था। कासानोवा हफ्तों के लिए गायब हो जाता, फिर अचानक एक ऐसा खत भेजता जो यादों में जलता रहता। उसकी हर गैर मौजूदगी एक तनाव बनाती और उसकी हर वापसी एक राहत बन जाती। उसकी खामोशी ने उसके शब्दों को ताकत दी, उसकी दूरी ने उसकी मौजूदगी को दिव्यता दी। नेपोलियन ने जोसेफीन को ऐसे खत लिखे जिनमें कभी प्यार था, कभी गुस्सा, कभी चाहत, कभी हुक्म। उसने उसे हर एहसास महसूस करवाया, प्यार, जलन, डर, पागलपन, और यही भावनात्मक झूला उसकी लत बन गया। अब सवाल है, आज की जिंदगी में इसे कैसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। अगर तुम हमेशा उसके हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हो, थोड़ा रुकना सीखो, खामोशी को भी अपनी भाषा का हिस्सा बनाओ। अगर तुम ही हमेशा मिलने की बात करते हो, तो अब थोड़ा अंतराल रखो। हर मुलाकात को कम करो ताकि उसकी कीमत बढ़े, क्योंकि प्यार तभी गहराता है जब वो हर बार आसानी से नहीं मिलता। रूटीन को जिज्ञासा से बदलो, उसे सोचने दो, उसे तुम्हारी कमी महसूस करने दो। जिंदगी में इमोशनल कॉन्ट्रास्ट बनाओ, कभी गर्मजोशी दिखाओ लेकिन कभी रहस्य को सांस लेने दो। दयालु बनो लेकिन कभी ढीले मत पड़ो। वफादार रहो लेकिन हमेशा मौजूद मत रहो। उसे तुम्हारा ध्यान खोने दो, क्योंकि जब वो उसे वापस पाने की कोशिश करती है तभी उसकी चाहत सच्ची बनती है। मकसद ये नहीं कि वो तुम्हारे इरादों पर शक करे, बल्कि ये कि तुम्हारी मौजूदगी को खास महसूस करे, कुछ ऐसा जो बार बार नहीं मिलता। हर गहरी मोहब्बत में एक पल आता है जब जिज्ञासा जरूरत में बदल जाती है और रुचि एक लत बन जाती है। फ्राइड ने इसे अपने गुप्त नोट्स में लिखा था, साइकोसेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, एक ऐसा बंधन जो इतना गहरा होता है कि न दूरी, न तर्क, न सलाह, कुछ भी उसे तोड़ नहीं सकता। क्योंकि जब कोई भावना बार बार तीव्र रूप से दोहराई जाती है तो शरीर उसे सीख लेता है। वो अब चुनाव नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। वो अब तुम्हें एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक एहसास के रूप में चाहने लगती है। फ्राइड के सबसे डरावने मामलों में से एक में एक औरत एक ऐसे आदमी से बंध गई थी जो उसे बार बार तकलीफ देता था। उसे जाने के अनगिनत मौके मिले, लेकिन उसने हर बार रुकने का फैसला किया, क्योंकि प्यार नहीं, अब उस एहसास की लत लग चुकी थी। वो दर्द, वो चाहत, वो खोने और पाने के बीच का तूफान। जब फ्राइड ने उस औरत से पूछा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, तो उसका जवाब रूह कंपा देने वाला था। जब मैं उसके साथ होती हूँ तभी मैं खुद को महसूस करती हूँ। एक ऐसा बंधन जो इतना गहरा होता है कि न दूरी, न तर्क, न सलाह, कुछ भी उसे तोड़ नहीं सकता। क्योंकि जब कोई भावना बार बार तीव्र रूप से दोहराई जाती है तो शरीर उसे सीख लेता है। वो अब चुनाव नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। वो अब तुम्हें एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक एहसास के रूप में चाहने लगती है। वो अब चुनाव नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। वो अब तुम्हें एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक एहसास के रूप में चाहने लगती है।
फ्रॉइड के सबसे डरावने मामलों में से एक में एक औरत एक ऐसे आदमी से बंध गई थी जो उसे बार बार तकलीफ देता था। उसे जाने के अनगिनत मौके मिले, लेकिन उसने हर बार रुकने का फैसला किया, क्योंकि प्यार नहीं, अब उस एहसास की लत लग चुकी थी। वो दर्द, वो चाहत, वो खोने और पाने के बीच का तूफान। जब फ्रॉइड ने उस औरत से पूछा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, तो उसका जवाब रूह कंपा देने वाला था। जब मैं उसके साथ होती हूँ तभी मैं खुद को महसूस करती हूँ। ये कोई स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था, एक जैविक बंधन जो भावनाओं की आग में बन चुका था। और आज की आधुनिक साइंस उस बात की पुष्टि करती है जिसे फ्रॉइड ने 100 साल पहले सिर्फ महसूस किया था। ब्रेन स्कैन बताते हैं कि प्यार और डर दोनों दिमाग के वही हिस्से सक्रिय करते हैं। इसलिए जब एक औरत दोनों एक साथ महसूस करती है, प्यार और डर, तो वो रिश्ता टूटना नामुमकिन हो जाता है। यही है इच्छा का सबसे अंधेरा रहस्य। उसे जोड़ता सुकून नहीं, बल्कि विरोधाभास जोड़ता है। MRI स्कैन अब दिखाते हैं जो फ्रॉइड ने सिर्फ महसूस किया था कि पैशनेट लव उसी दिमागी हिस्से को सक्रिय करता है जो कोकीन की लत में होता है। वही सर्किट जो उत्साह, जुनून और खालीपन पैदा करता है, जो ड्रग और एडिक्ट को जोड़ता है, वही प्यार में दो लोगों को बांध देता है। और ये बंधन किसी एक पल से नहीं, बल्कि कई गहरे भावनात्मक अनुभवों से बनता है, जहां सुख और दर्द एक साथ खुल जाते हैं। फ्रॉइड ने पाया, इंसानी दिमाग सुकून को नहीं, तूफान को याद रखता है। वो शांति से नहीं चिपकता, वो उस तूफान से जुड़ता है जिसने उसे जिंदा महसूस करवाया था। और यही प्रक्रिया शुरू होती है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ एफर्ट। जब कोई इंसान किसी रिश्ते में अपनी भावनाओं, अपनी ऊर्जा और अपना दर्द गहराई से निवेश करता है, तो उसका दिमाग खुद कहानी बदल देता है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि इतना सब झेला है तो इसका इनाम जरूर कीमती होगा। यही वो पल है जहां प्यार लत में बदल जाता है और इंसान दूसरे इंसान का कैदी बन जाता है। दर्द एक सबूत बन जाता है प्यार का। सबूत, जितना ज्यादा दर्द, जितना ज्यादा तूफान वो झेलती है, उतना ही गहरा होता जाता है उसका लगाव। 2016 में येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि वो औरतें जिन्होंने किसी रिश्ते की शुरुआत में तेज भावनात्मक उथल-पुथल झेली, उन्होंने कहीं ज्यादा गहरे बंधन बनाए उन औरतों से जिन्होंने एक शांत और परफेक्ट रिश्ता जिया। क्योंकि दिमाग तीव्रता, इंटेंसिटी को महत्वता समझ लेता है। वो एड्रेनलिन को मायने समझने की भूल करता है। फ्रॉइड ने भी कहा था, हर रिश्ते में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। एक ऐसा वक्त 3 से 6 महीने के बीच जब आकर्षण सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक बन जाता है। अगर कोई इस दौर को पार कर लेता है तो उसका हाजिर होना उस औरत के शरीर में एक जिंदा एहसास से जुड़ जाता है। उसकी मौजूदगी एक नशा बन जाती है। लेकिन अगर ये रिश्ता उस मोड़ से पहले टूट जाए तो फिर बाद में जितनी भी कोशिशें हों, वो असर दोबारा कभी नहीं होता। यही वो पल होता है जब भावना याद बन जाती है और उसकी कमी उसकी मौजूदगी से ज्यादा तकलीफ देने लगती है। इतिहास के हर महान प्रेमी और मास्टर ऑफ सिडक्शन ने इस गुप्त मनोवैज्ञानिक पल को पहचान लिया था। उन्हें पता था, प्यार जीता नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है। दर्द और चाहत के बीच कैसनोवा जानता था कि मोहब्बत सिर्फ शब्दों से नहीं, एहसासों से बनती है। वो अपनी प्रेमिकाओं को खुशी और डर दोनों के बीच झुलाता था। कभी आधी रात की वेनिस की काली नहरों में नाव की सैर, कभी धीमी आवाज में कविताएं फुसफुसाता हुआ, और कभी उन्हें अनजाने रोमांच की आग में झोंक देता था। हर धड़कन एक रस्म बन जाती थी, हर सांस उसके शरीर पर याद की तरह उकेरी जाती थी। ऐसी तीव्र भावनाएं दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल निशान छोड़ जाती है जो हमारी पहचान को एहसासों के जरिए घड़ती है। अब सवाल यह है, क्या इसे अपनाया जा सकता है बिना जहरीला बने? हाँ, राज है इंटेंसिटी का प्रतीक बनो, रूटीन को तोड़ो, जिंदगी में ऐसे अनुभव बनाओ जो उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहें। जब वो तुम्हारे साथ हो तो उसे सुकून और तूफान दोनों एक साथ महसूस होने दो, सुरक्षा और रोमांच एक ही पल में टकराने दो, क्योंकि यही टकराव, यही कॉन्ट्रास्ट एक ऐसी याद बनाता है जो कभी मिटती नहीं। एक ही रात में उसे हंसी और खामोशी दोनों का स्वाद चखाओ, गर्म जोशी में रहस्य का रंग मिलाओ। उसके दिलो दिमाग को कभी पूरी तरह आराम मत करने दो, क्योंकि जो दिमाग चैन नहीं पाता वो भूलता भी नहीं। और याद रखना, जैसे ही तुम्हारी मौजूदगी प्रेडिक्टेबल, अनुमानित बन जाती है, उसकी चाहत धीरे धीरे मिटने लगती है। इसलिए रहो थोड़ा अनजाने, थोड़ा गहरे, थोड़ा रहस्यमयी, क्योंकि वही रहस्य तुम्हें उसकी यादों में अमर बना देगा। जब एक रिश्ता बार बार दोहराया जाने लगे तो उसका जादू टूटने लगता है। असल में किसी औरत के दिल पर गहरी छाप छोड़ने वाले मर्द वो नहीं होते जो उसे सबसे ज्यादा चीजें देते हैं, बल्कि वो होते हैं जो उसे हर एहसास महसूस कराते हैं। वे भावनाओं को एक रिवाज में बदल देते हैं और वो रिवाज याद बन जाता है। फ्रॉइड ये समझ चुका था, ये अब महज सिडक्शन नहीं रह जाता, बल्कि इमोशनल इम्प्रिंटिंग बन जाता है। ये प्यार नहीं, पहचान का ट्रांसफर है। जब एक औरत उस हद को पार करती है तो वो तुमसे इसलिए प्यार नहीं करती कि तुम कौन हो,
बल्कि इसलिए करती है कि तुम्हारे साथ वो खुद को क्या महसूस करती है। तुम उसके उस रूप का आईना बन जाते हो जिसमें वो सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करती है, और यही असली ताकत है। अब वो तुम्हारा पीछा नहीं करती, वो उस एहसास का पीछा करती है जो तुम्हारे साथ जगता है, और जब वो उस एहसास को तुम्हारी मौजूदगी से जोड़ लेती है तो उस बंधन को तोड़ने में सालों, कभी कभी दशकों लग जाते हैं। फ्रॉइड के मुताबिक ये ताकत सिर्फ उन्हीं मर्दों के पास होती है जो 3 चीजों में माहिर होते हैं। 1, इमोशनल इंटेंसिटी, जो उसके अंदर एड्रेनलिन और डोपामीन की लहर भर दे। 2, कॉन्ट्रास्ट, गर्मजोशी और रहस्य, नजदीकी और दूरी, इन सब के बीच का संतुलन। 3, प्रेजेंस, वो सुकून भरी खामोशी जो हर पल को चुंबकीय बना देती है, क्योंकि जब तुम रिश्ते की लय को कंट्रोल करना सीख जाते हो तब तुम्हें जुड़ाव के लिए भागना नहीं पड़ता, वो खुद तुम्हारी ओर खींचता है। याद रखो, दिमाग सिर्फ वही याद रखता है जो तीव्र होता है। वो तूफानों को याद रखता है, धूप को नहीं। वो उन पलों को पकड़ कर रखता है जो बिजली की तरह झंझना जाते हैं, शांति को नहीं, जुनून को। जब ये भावनाएं एक बार जग जाती हैं फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अब वो तुम्हें नहीं चाहती, वो उस एहसास को चाहती है जो तुम्हारे साथ जगता है। तुम उसके लिए एक इमोशनल ड्रग बन जाते हो, उसकी जिंदगी का आईना जिसमें वो खुद को पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करती है। और यहीं पर फ्रॉइड ने वो सच बताया जिसे आज भी समाज मानने से डरता है। हमेशा चलने वाले प्यार की कहानियां मिठास पर नहीं, तीव्रता पर बनती हैं, क्योंकि पैशन कभी रूटीन में जिंदा नहीं रह सकता। जो मर्द वाकई याद रह जाते हैं वो वादे करने वाले नहीं होते, वो होते हैं जो परिवर्तन लाते हैं। वो उसकी सोच नहीं, उसकी केमिस्ट्री बदल देते हैं। वो उसके नर्वस सिस्टम पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो याद रखो, कोशिश मत करो कि तुम उसके लिए सबसे अच्छे इंसान बनो। कोशिश करो कि तुम वो एहसास बनो जिसे कोई और दोहरा न सके। वो लम्हा बनो जिसे वो बार बार जीना चाहे। वो खामोशी बनो जो उसके जहन में गूंजती रहे, क्योंकि जब वो एक बार उस एहसास को महसूस कर लेती है तो बाकी सब उसे फीका, बेमजा और अधूरा लगता है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई है, अगर इसने तुम्हारे भीतर कोई सच्चाई को छुआ है, तो खुद से पूछो, क्या तुम ऐसे और सच सुनना चाहते हो? वो सच जो चुभते हैं पर जगाते भी हैं, क्योंकि ऐसी सच्चाइयां जो नकाबों को फाड़ देती हैं वो खुद से नहीं टिकती, उन्हें महसूस करने वाले लोग जिंदा रखते हैं। यहाँ कोई झूठी तसल्ली नहीं है, सिर्फ वो बातें हैं जो तुम्हारे विश्वासों को हिलाती हैं और तुम्हें इस आधुनिक नींद से बाहर खींचती हैं जिसमें ज्यादातर लोग जी रहे हैं। तुम इस दुनिया में आधे जागे रहने के लिए नहीं आए थे, तुम्हें वो देखने के लिए बनाया गया है जो बाकी लोग देखने की हिम्मत नहीं करते। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।